आप लोगों को ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, जिसके अंदर एक ऐसा लड़का है जो कि 10 साल पहले वापस से रीइंकार्नेट होता है अपनी ही जैसी दिखने वाली एक दुनिया के अंदर, जहाँ पे कि हर चीज सिर्फ मार्शल आर्ट से ही तय की जाती है। अगर आपके पास ताकत है तब आप इस दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ स्लेव बन के ही रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये एनिमे पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे लाइक और वीडियो पे कमेंट करके अपना प्यार दिखा सकते हैं। फैंग पिंग अपनी आंखें खोलता है। वो एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पे कि मार्शल आर्ट ही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो जैसे ही आंखें खोलता है वो एक अलग डायमेंशन में था। वो अपने सामने देखता है कि दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, जिनका की नाम ताई और ली होता है। दोनों के दोनों ताकतवर योद्धा होते हैं। ताई ने ली को पहाड़ के अंदर अपनी पावर की मदद से घुसा दिया होता है, पर ली वापस से बाहर निकलता है और ताई का घमंड चकनाचूर करते हुए अपने फ्लेम ड्रैगन से उस पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। इतनी ही देर में फैंग पिंग अपनी आंखें खोलता है। वो स्कूल के टाइम में आ चुका था, यानी कि 10 साल पहले। ये देख के वो चीज हैरान होता है। सामने टीचर कहते हैं, मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए बच्चों तुम यहाँ से जरूर अप्लाई कर देना, वरना तुम वापस एक स्कॉलर ही बन के रह जाओगे। ये कह के वो चले जाते हैं। वहीं पे फैंग पिंग के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उनका क्या जवाब देना चाहिए। उतनी ही देर में सुनियो नाम का एक लड़का आता है। वो उन्हें एक यूट्यूबर की वीडियो दिखाना चाहता था जो कि व्लॉगर है। उसने ताई और ली दोनों ग्रैंड मास्टर की फाइट को रिकॉर्ड किया था पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ पूरे तरीके से तहस नहस हो चुके थे। वो ये चीजें दिखा रहा था। फैंग पिंग ने ये चीजें पहले से देख रखी थी अपने सपने के अंदर। उसे याद आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो इसे डायरेक्टली पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ पे बहाना देके अपनी आर्केड शॉप पे जाता है, जहाँ पे क्यों नोटिस कर पाता है कि यहाँ पे सिर्फ मार्शल आर्ट ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो। फैंग पिंग ठान लेता है कि वो अपनी किस्मत बदल के रहेगा और एक ताकतवर पर्सन बनेगा। जाते जाते उसे एक पोस्टर भी दिखाई पड़ता है जो कि क्रिमिनल का होता है। उस पोस्टर को देखने के बाद में वो उसकी तस्वीर को अपने दिमाग में छाप लेता है कि आगे चल के ये काम भी आ सकता है। वो अपने घर पे आता है, जहाँ पे कि अभी भी उसकी घर की हालात पहली दुनिया जैसी ही थी। वो काफी ज्यादा गरीब थी, पर हाँ, इस दुनिया के अंदर उसका परिवार अभी भी खुश होता है। वो अपनी बहन को देख के उसके गाल खींचने लग जाता है। इतनी देर में उसकी मदर और फादर भी वहाँ पे आ चुके थे। फैंग पिंग उन्हें कहता है कि मैं मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसके फादर जो कि गरीब होते हुए भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके सामने पैसों की गड्डी ला के रख देते हैं। रात के समय फैंग पिंग के फादर और मदर दोनों आपस में बात कर रहे थे कि इतने सारे पैसों से अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। फैंग पिंग के फादर कहते हैं, मैं उसकी इच्छाओं को नहीं मार सकता हूँ, वो कुछ भी करे, आखिर में ये तो रहेगा कि मेरे फादर ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। फैंग पिंग ये सुन के पूरी कोशिश करने का खुद से वादा करता है। अगले दिन पूरी क्लास को पता चल जाता है कि फैंग पिंग ने मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। वहीं पर टीचर जो होते हैं वैंग को लाने का जिम्मा फैंग पिंग और उसके दोस्तों पे छोड़ देते हैं। वैंग एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि पिछले साल इसी स्कूल से पास आउट हुआ था। सभी बच्चे ये जान के हैरान होते और खुश भी थे कि उन्हें अपने सीनियर से मिलने का मौका मिलेगा। अब हमें घर पे दिखाया जाता है फैंग पिंग लेटा हुआ था। उसके ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर से पानी उसके मुंह पे गिरता है। वो ये चीज नोटिस कर लेता है। तभी फैंग पिंग की मदर कहती है कि बेटा, तुम्हारे फादर ब्लड पिल लेके आए हैं, तुम उन ब्लड पिल को कंज्यूम कर सकते हो जो कि अलमारी के ऊपर रखी है। ये बात सुन के वो हैरान था, क्योंकि वो एक ब्लड पिल काफी महंगी होती है। छूते ही वो एक अलग डायमेंशन में आ चुका था। ये डायमेंशन के अंदर उसके सामने एक स्क्रीन आती है जहाँ पे कि कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, फिर ब्लड और फिर विटिलिटी थी। इतनी ही देर में वापस से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। वो ये चीज समझ नहीं पाता और दूसरी पिल को भी छू के दूसरी दुनिया में आ जाता है। उसे वहाँ पे ध्यान आता है कि नंबर वहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। वो नंबर के ऊपर आगे बढ़ता है और हाथ लगाने की कोशिश करता है। वो जैसे ही ऐसा करता है वो नंबर जो होता है हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, पर जैसे ही वो नंबर इंक्रीज होता है उसके शरीर के अंदर बहुत जोर से दर्द होने लग जाता है। वो दर्द असहनीय होता है फैंग पिंग के लिए। तभी फैंग पिंग की मसल्स काफी ज्यादा टाइट हो जाती है और उसकी बोन्स भी काफी ज्यादा कड़क हो जाती है। ये देख के वहाँ पे और भी मार्शल आर्टिस्ट को ये एनर्जी फ्लक्चुएट होती हुई नजर आती है, जहाँ पे कि हमें वैंग को दिखाया जाता है जो कि उस किलर का पीछा करते हुए आ चुका था। वो कॉल पे बात करते हुए कहता है कि अगर मैं उसे पकड़ता हूँ तो उसकी सारी लूट मेरी होगी, साथ ही में मुझे $500,000 हमारे मार्शल आर्ट कॉइन भी मिलेंगे। फैंग पिंग हैरान था कि एक पिल से सिर्फ इतने से ही पावर बढ़ेगी। वो काफी ज्यादा दुखी होता है, पर अपने सामने वो देख
देख पाता है कि उसकी एनर्जी तो बढ़ी है, साथ ही में उसके पास में वो पिल भी होती है। वो पिल उसके पास थी। ये देख के तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि हाँ, अब वो ताकतवर बन सकता है लोगों से काफी जल्दी। पर तभी उसकी बहन की आवाज आती है जो कि उसे चिल्लाने से मना करती है क्योंकि घर डिस्टर्ब हो रहा है। फैंग पिंग काफी ज्यादा खुश था इस तरह की चीज को पाके। अगले दिन वो अपने सीनियर को अटेंड करने के लिए जाता है, जहाँ पे कि स्टेशन पे वो बोर्ड लेके खड़े थे। वैंग तभी इतनी देर में वहां पे पहुंच जाता है। वो उससे पूछते हैं कि आप मेन गेट से क्यों नहीं आए। वैंग उन्हें बता नहीं सकता था कि वो एक दिन पहले किलर को ढूंढने के लिए यहाँ पे आ चुका है। वो एक बहाना बनाता है और उनके स्कूल चलने के लिए कहता है। वहीं पे वो फैंग पिंग को नोटिस करता है कि उसकी एनर्जी जो है वो बाकी बच्चों से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ सुनियो तो कहता है नहीं, ये कमजोर है। फैंग पिंग मना करता है नहीं, इसमें तुमसे ज्यादा ताकत है। अब दूसरी तरफ वैंग जो होता है उनके साथ में चलते चलते और भी बातें करता है कि स्कूल के अंदर तुम लोग कैसे क्या बिहेव करते हो, तुम्हारी पावर्स क्या है। स्कूल में आके वो एक मोटिवेशनल लाइन मारता है, 2-4 सभी बच्चे खुश होते हैं। अब वो अपने घर जाने से पहले उन चारों को अपना फोन नंबर देता है कि मुसीबत पड़ने पे वो उसे कॉल कर सकते हैं। दूसरी तरफ फैंग पिंग को भी याद आता है कि ऊपर से पानी टपक रहा था, वो भी उसे ठीक करना है, इसलिए वो अपने घर के लिए चला जाता है। वो अपने पड़ोसन को ऊपर से बुलाता है पर गेट नहीं खुलता तो वो वहां से जाने लग जाता है कि तभी मछली के जार के गिरने की आवाज आती है और उतनी ही देर में गेट खुल जाता है। गेट के अंदर से एक ताकतवर हट्टा कट्टा बंदा बाहर आता है जो कि वही किलर होता है। फैंग पिंग समझ नहीं पाता कि ये कौन है। वो उसे कहता है कि मैंने 1 साल तक के लिए ये कमरा रेंट पे लिया है। दूसरी तरफ फैंग पिंग बताता है कि तुम्हारे फ्लोर से पानी गिर रहा है, मुझे चेक करना है। वो फैंग पिंग को अंदर आने देता है क्योंकि अगर उसे अंदर नहीं आने देगा तो मुसीबत भी हो सकती है। फैंग पिंग चेक करता है कि उसके वॉशरूम के अंदर पट्टी रखी हुई है जो कि खून से सनी हुई थी। कहीं ये वो किलर तो नहीं है। उसे ये बात याद आती है, किलर को भी ये पता चल चुका था कि इसे मुझ पे शक हो चुका है, इसलिए उसे चाय पीने के लिए यहीं रुकने को कहता है, उसे कमरे में जाने को कहता है। फैंग पिंग अपने फोन से कॉल लगाता है वैंग को और उसे एक मैसेज सेंड कर देता है कि मैं मुसीबत में हूँ, अपनी लोकेशन बताते हुए। कि तभी किलर को पता चल चुका था। किलर कहता है बेटे तुमने काफी ज्यादा गलती कर दी है, तुम मरने वाले हो। वो उसके मुक्के के लात मारना शुरू कर देता है। फैंग को लगने लग जाता है कि वो मरने वाला है कि तभी वो किलर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा जिसमें तुम्हें दर्द नहीं होगा। वो उसे पकड़ने जाता है कि तभी फैंग पिंग अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। फैंग पिंग की इतनी ज्यादा एनर्जी को देख के वो किलर खुद भी हैरान होता है। फैंग पिंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है बड़ी ही आसानी से। उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ था। उस किलर को गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि वैंग उसे आके रोक देता है। वैंग ये देख के हैरान था कि वो एक सेकंड रैंक का मार्शल आर्टिस्ट था, पर तभी फैंग पिंग उसके सामने टिका हुआ था। फैंग पिंग को वो औरत शुक्रिया अदा करती है जिसका कि वो घर था। अब उस मार्शल आर्टिस्ट को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और वो सारी की सारी लूट वो वैंग को दे देते हैं। वैंग जो होता है फैंग को थैंक्स कहता है कि उसकी मदद से वो इस चोर को पकड़ पाया जिसे कि वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वैंग के सामने फैंग का एक अच्छा इंप्रेशन होता है, इसलिए वो लूट का ज्यादातर हिस्सा फैंग को दे देता है क्योंकि उसमें उसके काम की चीजें नहीं होती है, जिसमें ब्लड पिल, विटिलिटी पिल और बोन स्ट्रेंथनिंग पिल भी होती है। वैंग ये देख के हैरान होता है कि वो इसे लेने को कंज्यूम करने को तैयार है। वो उसे हर चीज बता देता है कि हर एक लेवल के अंदर 4 सब लेवल होते हैं जिसे कि ब्रेक करने के लिए इन पिल की जरूरत पड़ती है और अपनी बोन को स्ट्रेंथ करने की भी जरूरत पड़ती है, तभी तुम आगे चल के एक अच्छे खासे मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे। तभी वहां पे फैंग की बहन आ जाती है जो कि वैंग को देख के उसका ऑटोग्राफ मांगती है क्योंकि वैंग इस पूरे विलेज के अंदर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि वो यहाँ का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है। उसी रात को हमें दिखाया जाता है कि फैंग काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपनी एनर्जी को काफी गुना वापस से बढ़ा लेता है क्योंकि उसके पास में पैसे काफी ज्यादा हो चुके थे उस सिस्टम के अंदर। अब सिस्टम के अंदर पैसे ज्यादा हो चुके थे इसलिए वो अपनी विटिलिटी और अपनी स्ट्रेंथ के अंदर उन पैसों को लगा सकता था। उसने उनके पॉइंट्स को काफी ज्यादा बढ़ा लिया होता है और उसकी एनर्जी काफी जल्दी ही बढ़ चुकी होती है और वो काफी ज्यादा खुश भी था क्योंकि इसी तरह वो ताकतवर बन जाएगा। सुनियो ने कहता है कि मेरे घर पे एक मशीन है जो कि हमारी स्ट्रेंथ को चेक करती है। वो वहां पे फैंग को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फैंग के वो ड्रेस को पहना देता है जिससे कि वो स्ट्रेंथ को चेक कर सकते थे। जैसे वो पहली बार चेक करते हैं तब उसका स्कोर 113 आता है। 113 स्कोर काफी ज्यादा होता है इसलिए सुनियो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, इसलिए फैंग उसे वापस से ट्राई करने को कहता है और इस बार उसका स्कोर 108 आया था। 108 स्कोर भी हैरान कर देने वाला था क्योंकि वो एक पुअर बैकग्राउंड से था जहाँ पे कि पैसों की तंगी हमेशा रहती है। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन की उनका टेस्ट होता है। उन्हें क्यूब के अंदर डाल देते हैं। क्यूब के अंदर उनकी एनर्जी को काउंट किया जाएगा चिल्लाने के ऊपर। अब हमें दिखाया जाता है हर एक बच्चा वापस से चिल्लाना शुरू कर देता है, पर दूसरी तरफ फैंग एकदम
गोकू की तरह चिल्लाता है और सभी लोग उसके आसपास में इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहां पे टेस्ट को कंडक्ट कराने वाले लोग कहते हैं ये तो वैंग से भी ज्यादा ताकतवर है जो कि पिछले साल यहाँ पे आया था। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये न्यूज़ एकदम आग की तरह फैल जाती है, जैसे कि फैंग एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है आने वाले समय के अंदर। वो वहाँ पे वैंग से पूछता है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। वैंग उसे अगले दिन एक स्टेडियम में बुलाने का वादा करता है और उसे वो वहाँ पे सब बता देगा। फैंग के फादर को जब ये बात पता चलती है कि उसके बेटे ने मार्शल आर्ट एग्जाम को पास कर लिया है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि अब गरीबी के दिन हटने वाले हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वैंग जो होता है उसे स्टेडियम में बुला लेता है फैंग को। वो दोनों आपस में बात करते हैं, पर फैंग एक बच्ची को देख के हैरान था। वो वैंग के टीचर की लड़की है जिसे कि वो घुमाने के लिए लेके आया है। उतनी ही देर में वैंग को फ्लैशबैक के गाना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे कि उसके जो टीचर थे उन्हें बचाने के लिए डंजन में खुद अकेले चले गए, जहाँ पे कि उनकी मृत्यु निश्चित होती है। पर वो अपने स्टूडेंट्स को बचाना चाहते थे, इसलिए वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने कुछ कलीग के साथ में, और उन्हें आगे चल के इस ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उनसे वादा भी लेते हैं। साथ ही में वो वैंग को उसकी लड़की का ध्यान रखने को कहते हैं, पर वैंग के दिमाग में कुछ और ही था। वो उसे शादी करने का वादा करते हैं। टीचर गुस्सा हो जाते हैं और वो डंजन में चले जाते हैं। अब वैंग जो था फैंग से फाइट करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे कि फैंग को तो समझ में नहीं आता कि वैंग उस पर अटैक क्यों कर रहा है। पर तभी फैंग बताता है कि मैं एक सेकंड रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मेरे अटैक से तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, यानी कि तुम पावरफुल बनते जा रही हो। अब तुम्हें बस 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर से किसी एक यूनिवर्सिटी को चुनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें उस यूनिवर्सिटी को चुनना चाहिए कि जिसमें मैं हूँ। तुम्हें जो यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है तुम्हें वही चुननी चाहिए। फैंग ने सेकंड यूनिवर्सिटी को चुना होता है जो कि उसके ब्रेक थ्रू कराने में मदद कर सकती है। अगले दिन वो रेलवे स्टेशन पे जाता है, अपनी बहन के गालों को खींचते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं काफी समय बाद आऊंगा, पर ताकतवर बन के और अमीर बन के आऊंगा। वो ट्रेन के अंदर बैठ जाता है, उसकी बहन उसे आगे तक बाय करती है। अब फैंग जो होता है वो यूनिवर्सिटी के सामने आता है। वैंग जो था वो भी फैंग पिंग के लिए दुआ करता है कि आने वाले टाइम पे वो ताकतवर बने, क्योंकि वैंग को ताकतवर लोगों की जरूरत है इंसानियत को बचाने के लिए। अब फैंग जो होता है यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका था। यूनिवर्सिटी का दृश्य काफी ज्यादा मनमोहक था। तभी एक लड़का उनके पास से होते हुए गुजरता है और कहता है कि वैंग मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। फैंग वहीं पे खड़ा था। वो उसकी एनर्जी को नोटिस करता है कि ये भी ताकतवर है, तो दूसरी तरफ वो बता देता है कि वो वैंग की ही सिटी से आया है, जिसमें वो और भी ज्यादा गुस्से में ये कहता है कि तुम वैंग के स्टूडेंट हो, मतलब कि तुम एक तरीके से उसके साथ ही हो। मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगा और उस वैंग को भी, मैं दोनों को चकनाचूर कर दूंगा। ये कह के वो अंदर की तरफ चला जाता है। फैंग को समझ में नहीं आता कि वैंग का नाम लेते ही उसने एक नया दुश्मन बना लिया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर पहला कदम रखने से भी पहले। यूनिवर्सिटी के गेट पे डोरम्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, जिसकी जैसी ताकत है उसे वैसे ही डोरम्स मिलेंगे, जहाँ पे कि फैंग एक अपनी सिटी का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ उसकी ब्रोन स्ट्रेंथनिंग जो है वो 3रे लेवल की है, इसलिए उसे सबसे अच्छा वाला कमरा मिलेगा। वो एक अच्छे कमरे की चाबी उसके हाथ में थमा देती है। फैंग को साथ ही में वहाँ पे एक सुंदर सी सीनियर का साथ भी मिलता है उसके डोरम्स तक पहुँचाने में। वहीं पे फैंग ये देख के हैरान होता है कि उसे एक ऐसा कमरा मिल रहा है जिसका दृश्य काफी ज्यादा अच्छा है। बाहर देखने पे वो जैसे ही उस रूम का गेट खोलता है वो कमरा अंदर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो सोचने लग जाता है क्या मुझे इतने बड़े घर में अकेला ही रहना होगा। उतनी ही देर में वहाँ पे एक लड़का आता है जिसके नाम फू था, जो कि उसके आगे वाले ही कमरे में रहता है। वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें फैंग उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम फू बताता है। फू से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। फैंग पिंग अपनी जगह का नाम बताता है जो कि वैंग वाली ही होती है। उसका नाम सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर वो उसे बताता है कि तुम्हारे दुश्मन हर जगह है, तुम्हें बच के रहना होगा। फैंग पिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब फू उससे उसका लेवल पूछता है, जिसपे वो बोन टेम्परिंग 2 बताता है। ये बात जान के वो और भी ज़्यादा हैरान था। फिर जब वो ये बोलता है कि मैंने अभी 3रा ब्रेक थ्रू भी कर दिया है, तब तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। पर वो फैंग पिंग को सभी लोगों से बच के रहने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे इनका सिलेक्शन होने वाला था अकेडमी के अंदर। अकेडमी के अंदर जैसे ही वो आते हैं वो टाइमिंग पे पहुँच जाते हैं, पर जो बच्चे टाइम से पहले नहीं पहुँच पाते उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक एक करके वहाँ पे बाकी सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स की एंट्री होती है। प्रिंसिपल जैसे ही वहाँ पे आते हैं गेट को बंद करके बच्चों को भगा देते हैं जो कि लेट आए थे, क्योंकि जो टाइम से नहीं आ सकते वो इस अकेडमी के
नहीं हो सकते। उनके आधे पॉइंट काट लिए जाएंगे जब वो अकेडमी में आएंगे। बाकी बच्चों को मोटिवेशन देते हैं कि आप ही हमारी इस अकेडमी के उज्जवल भविष्य हो। आपको टाइम से ही यहाँ पे आना पड़ेगा, अपने टीचर्स को चुनना पड़ेगा और अपनी काबिलियत यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे फॉर्मर टीचर्स भी आने लग जाते हैं एक एक करके। सारे टीचर्स की एंट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होती है। बच्चे ये देख के हैरान थे कि ये सभी लोग ताकतवर फिगर्स हैं इस जगह के। इतनी देर में टीचर उनके ऊपर अपना प्रेशर डालने लग जाते हैं। उसी दौरान फैंग को समझ में आ जाता है कि मुझे यहाँ पे झुकना नहीं है। वो अपनी पावर को भी रिलीज कर देता है। टीचर्स का ध्यान उसके ऊपर जाता है। तो दूसरी तरफ फू जो होता है, जो कि हमारे फैंग का ही साथी है, वो भी उसी की ही तरह स्टाइल देते हुए खड़े होने की पूरी कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे पोजेस के अंदर। वहां पे टीचरों का दिमाग खराब हो रहा था कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। आग की लपटों में लिपटा आदमी वहां पे आता है, जो कि फॉर्मर प्रिंसिपल था और सबसे ताकतवर भी है इस अकेडमी के अंदर। वो कहता है कि हमारी इस अकेडमी के अंदर काफी सारे ताकतवर लोगों ने जन्म लिया है, पर कुछ सालों से यहाँ पे कोई ताकतवर पर्सन मुझे देखने को नहीं मिला है। पर मैं चाहता हूँ कि इस बार के फ्रेशमैन जितने भी हैं वो लोग आगे चल के इस दुनिया को बचाएंगे और एक अच्छे और ईमानदार इंसान बनेंगे और साथ ही में ताकतवर। उसकी स्पीच इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, इसलिए फॉर्मर प्रिंसिपल के बाद जो न्यूली अपॉइंटेड प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा आज का टास्क है 20 मिनट के अंदर इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचना, और जो बिल्डिंग में नहीं पहुंच पाएगा उसे निकाल दिया जाएगा। साथ ही में इसके बाद में तुम लोगों को एक दूसरे से फाइट करनी पड़ेगी। जो फाइट में सबसे आगे रहेगा, जो जीतेगा, उसे अपना टीचर चुनने का मौका मिलेगा, और बाकी टीचर को टीचर की रिक्वायरमेंट से ही उन्हें चुनने का मौका मिलेगा। उन्हें बिल्डिंग में आने को कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से उन्हें फोर्थ फ्लोर पे जाना है, तभी वो पास माने जाएंगे। जो फोर्थ फ्लोर पे 40वें स्पॉट पे नहीं आ पाएगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके सारे के सारे पॉइंट्स को छीन लिया जाएगा। यही इस बार की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो वो सभी बच्चों को इस टावर के अंदर जाने के लिए कहते हैं, जहां से कि वो सिर्फ जीत के ही बाहर निकल सकते हैं। फैंग पिंग को पता था कि ये जगह जो है जल्द से जल्द फ्री फायर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लास्ट बंदे को ही विनर घोषित किया जाएगा। अंदर उन्हें वुडन के वेपन देखने को मिलते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से फाइट करते हैं। फैंग पिंग फू को पीछे छोड़ के दूसरी तरफ सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही जल्दी फोर्थ फ्लोर पे पहुंचना था। उनके ऊपर अटैक होते हैं, पर उनके अटैक से बचते हैं। फैंग पिंग को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है बैटल फील्ड का, इसलिए उसे थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी, और उसका बैकग्राउंड भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि उसे शुरुआत से ही मार्शल आर्ट से एक्सपोज किया जा सके। पर दूसरी तरफ से वैंग की बात याद आती है कि कैसे ताकतवर बनने के लिए हमें ऐसी परेशानियों से गुजरना होगा। एक व्हाइट हेयर वाली लड़की एक लड़के को गिरा देती है, पर एंड मौके पे उसे पकड़ लेती है कि उसे चोट ना लगे, पर वो लड़का उसे गिरा देता है कि तभी उस लड़की का एक दोस्त उसे पकड़ के बचा लेता है और गिराने वाले लड़के को ही नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ फू जो होता है सभी लोगों से फाइट कर रहा था, पर एक मोटा लड़का जो कि अपने साथियों के साथ टीम बनाए हुए था, वो उसके पाँव के ऊपर काट लेता है। इस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और बाकी के लोग फू के मुंह पे मुक्का मार के नीचे की तरफ गिरा देते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किंग को। किंग जो होता है वैंग के लिए यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया था, जिससे कि उसके साथ डंजन में जा सके। और दूसरी तरफ जब वो वहाँ पे टीचर उसे पकड़ लेते हैं तो उसे नीचे जाने के लिए कहते हैं, पर वो स्क्रीन की ही तरफ फाइट देख रहा था और वो कहता है कि वो डुओ कहाँ गया जो कि खुद को ताकतवर समझता है, वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसकी आवाज़ स्पीकर से फैंग तक को सुनाई दे चुकी हुई होती है और फू को भी। फैंग और फू दोनों के दोनों उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं जो कि फोर्थ फ्लोर का होता है। वो वहाँ पे आके कहता है कि वैंग जो कि मेरा सीनियर है, उसने मुझे बताया था कि मैजिक एकेडमी के अंदर बच्चे ताकतवर होते हैं, पर मुझे तो यहाँ पे बेवकूफ़ नजर आए दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर फाइटिंग स्किल्स के नाम पे बस इधर से उधर तलवार घुमाना ही आता है। सभी बच्चों को गुस्सा आ चुका था, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी गुस्सा आ रहा था। प्रिंसिपल जो होते हैं वो ये बात कह देते हैं, जो कोई भी फैंग के एक मुक्का मारेगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। ये वाली स्कीम अगले 30 मिनट तक चालू है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बच्चे फैंग के साथ क्या करने वाले हो। पर दूसरी तरफ फैंग पिंग अब अकेला पड़ चुका था कि तभी फू के पास एक चॉइस होती है कि वो फैंग की तरफ रह गए दूसरे बच्चों की तरफ, पर वो ब्रो कोड को नहीं तोड़ता और वो फैंग पिंग के साथ मिलकर इनसे फाइट करने लग जाता है। फैंग और फू दोनों एक साथ काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, पर दूसरी तरफ फू को एक पिल की खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट जा रही है, उसे और एनर्जी चाहिए। फैंग जो होता है उसका ध्यान रखने का उससे वादा करता है और सभी लोगों से फाइट करने लग जाता है अकेले फाइट करते हुए वो अपने अपोनेंट्स को उनके अटैक के सामने लाता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिक थी। वो जो होता है उससे और टाइम मांगता है जिससे कि वो पिल को अच्छे से प्रोसेस कर सके। वो उन लोगों के बीच में घुस जाता है, पर दूसरी तरफ एक लड़का ये प्लान सुझाता है कि तुम सारे लोग फैंग पिंग पे अटैक करो और मैं फू को निपटता आता हूँ। जैसे ही फू निपट जाएगा उसके बाद हम फैंग पिंग को पीटेंगे।
जाएंगे। फैंग पिंग की पाँव के ऊपर सभी लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फैंग पिंग को ये बात पता थी, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी को प्रोसेस करता है और सभी से फाइट करने लग जाता है। और दूसरी तरफ फू को उस लड़के ने हरा दिया होता है अपने घुटने से उसके पेट पे लात मार के। सभी टीचर यही देख रहे होते हैं कि कैसे फैंग पिंग के दोस्त ने अपने आधे पॉइंट गवा दिए होते हैं फैंग पिंग का साथ लेके। पर टीचरों को ये बात ज़रूर पता थी कि ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये दोनों अकेले ही इन सभी बच्चों से फाइट कर रहे हैं। उतनी ही देर में सारे बच्चे फैंग पिंग के पास जाते हैं, पर 30 मिनट पूरे हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ फैंग पिंग जो होता है सभी से फाइट करते हुए जीत चुका होता है। फैंग पिंग को खुद भी यकीन नहीं होता और वो एक पिल एक और लेता है। जब सभी बच्चे उसके ऊपर अटैक करने आ रहे थे, वो पिल को जल्दी ही कंज्यूम कर लेता है। टीचर ये देख के हैरान होते हैं और वो फैंग पिंग को विनर घोषित कर देते हैं। टीचर सभी बच्चों को डांट लगा देते हैं कि फैंग पिंग अकेले ही तुम सब पे भारी पड़ गया, तुम आने वाले टाइम में इंसानियत को क्या बचाओगे। अगले दिन टीचर सेलेक्ट करने का मौका बच्चों को मिलता है। एक टीचर जिसका कि नाम येन है, उसके पास सभी बच्चे जा रहे थे, पर फैंग पिंग आगे बढ़ता है और वो किसी और टीचर को ढूंढने लग जाता है, पर एक भी टीचर उसकी आंखों में नहीं भा रहा होता है। पर एक टीचर जो कि देखने में बिल्कुल बैडी जैसी होती है, वो उसका ध्यान उसके ऊपर जाता है, जिसे कि उसने ऑडिशन में भी देखा था। वो साफ यही बोलती है, जिसने मेरे प्रेशर को झेला था मैं उसी को ही सिलेक्ट करूंगी। फैंग पिंग, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहते हो। फैंग पिंग उसको चूज करने से थोड़ा कतरा रहा होता है, पर तभी वो टीचर बताती हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड काफी ज्यादा पुअर है, तुम्हारे पास पिल्स भी नहीं है, पर मेरे शेयर्स जो है एक पिल फैक्ट्री के अंदर है जहां से कि पिल बनती है, मैं तुम्हें वो सारी पिल्स दूंगी, तो तुम्हारे पास ग्रो होने के लिए काफी ज्यादा और भी रिसोर्सेस रहेंगे एकेडमी के बावजूद भी। अब फैंग पिंग थोड़ा बहुत उस डील की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। साथ ही में वो उसे ये भी बताती है कि वैंग ने इस यूनिवर्सिटी के काफी सारे सीनियर्स को पीटा है, तुम्हारी दुश्मनी उससे वैसे ही हो चुकी है क्योंकि तुम वैंग के साथ ही हो, और इस साल तुमने खुद अपने क्लासमेट यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी पीट दिया है, वो लोग भी अब तुमसे खुश नहीं होंगे। फैंग के पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि यही टीचर होते हैं। वो उसे सेलेक्ट कर लेता है क्योंकि उनकी टीम में ज्यादा बच्चे भी नहीं थे। वो टीचर उसके सामने कुछ पिल्स रखती है और वो उन पिल्स को कंज्यूम करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे सबसे पहले इन पिल्स से खुद के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना होगा और अपनी बॉडी के चैनल्स को ओपन करना होगा, जिससे कि वो ब्रेक थ्रू कर सके अपनी बॉडी के लेवल्स को, क्योंकि अभी तक सिर्फ उसने बोन टेम्परिंग को ही इंक्रीज किया है। वो जैसे उन पिल्स को कंज्यूम करता है, एनर्जी उसकी बॉडी में फ्लो होने लग जाती है। टीचर के इंस्ट्रक्शन की मदद से वो उस फ्लो को पूरी बॉडी के अंदर घुमाता है, जिससे कि वो पहले लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो और भी पिल्स मांगता तो है, पर टीचर इनकार कर देती है, क्योंकि पिल्स खाने से सिर्फ वो एक लालची ही बनेगा, उसे खुद प्रैक्टिस भी करनी होगी। वो उसे अलग अलग टेक्निक भी सिखाती है, जिस टेक्निक के अंदर उन्हें वुडन को भी तोड़ना होगा। ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक थी। फैंग ट्राई भी करता है, जिसके अंदर की उन्हें अपनी सारी एनर्जी को एक कोने पे लाना होगा, जिससे कि एक ब्लास्ट होगा। उस ब्लास्ट से वो अपने एनिमीज को हरा सकता है, पर फैंग का उसमें पाँव टूट जाता है क्योंकि उसने अलॉय के बूट्स नहीं पहने थे। टीचर उससे माफी मांगती है और उसे पास की ही शॉप से वो खरीदने के लिए कहती है कि उससे ही वो प्रैक्टिस कर पाएगा। वो लंगड़ाते लंगड़ाते उस शॉप तक तो जाता है, पर शॉप का जो ओनर था वो उसे 40 कॉइन में देने की बात करता है। 40 कॉइन का मतलब है 500,000 पैसे। 500,000 पैसे काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि वो अभी गरीब है। साथ ही में वो 10 क्रेडिट के अंदर उसे नकल भी देंगे, जिसके ऊपर वो मान जाता है, क्योंकि ये डील काफी ज्यादा अच्छी थी, जहाँ पे उसे 2 चीजें मिल रही हैं जिनसे कि वो आने वाले टाइम में प्रैक्टिस कर सकता है। वो दुकान वाला उसे और भी लालची बना देता है और उसे कुछ और भी डील्स देता है, जिसके अंदर फैंग पिंग फंस जाता है स्मार्ट होने के बावजूद भी। और वो ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, जहाँ पे कि एक रेसलिंग कोर्ट के अंदर उन्हें दिखाई पड़ते हैं कुछ सीनियर्स जो कि फैंग को चिढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े भाई हैं वो पहले ही वैंग से हार चुके हैं, और वैंग का जो जूनियर है वो फैंग है, वो फैंग पिंग से फाइट करना चाहते हैं। वो फैंग पिंग को लड़ाई के लिए उकसाने लग जाते हैं। उसके साथ ही मना करती है टीचर भी, पर शायद से फैंग पिंग मानता नहीं है, क्योंकि फैंग पिंग बेइज्जती नहीं झेल सकता है। उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे खुद के ऊपर भी भरोसा था कि वो ये फाइट जीत सकता है, और वो वैंग का भी तो नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता, ना ही अपनी सिटी का। वो उनसे फाइट करने के लिए आगे जाता है और बीच में रेफरी आ जाता है। रेफरी उनकी फाइट करा देता है, ये कहते हुए कि तुम एक दूसरे को ज्यादा इंजर्ड मत कर देना। उन दोनों की फाइट होती है, जहाँ पे कि सामने वाला बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फैंग पे अटैक करता तो है, पर फैंग उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो अटैक करने जाता है, तो वो बंदा फैंग पिंग के एक मुक्का जड़ देता है। उस मुक्के की वजह से वो पीछे जाके गिरता है, पर उसे एक बात समझ में आ गई थी कि उसे भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। वो जैसे ही करना सीख जाता है, वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था। उसे हराना शायद से उसके बस की बात हो चुकी थी, इसलिए वो अब एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, एक अच्छा मौका जिससे कि वो उसे हरा सके। जैसे ही बंदे को गुस्सा आता है, वो अपनी लात से उसे दूर फेंक देता है।
टीचर उसे इशारा करती कि अब उसे उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि वो इतने दिन से सीख रहा था। वो हवा में उड़ता है, सारी एनर्जी को अपने पाँव पे कॉन्सेंट्रेट करके क्लॉथ उसकी छाती पे देता है। वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। सभी लोग हैरान थे कि फैंग पिंग ने उसे हरा दिया है। बाकी के सीनियर्स को अब उसके ऊपर और गुस्सा आ रहा था। वो लोग भी अब उससे फाइट करना चाहते थे, पर इतनी ही देर में टीचर उन्हें डांट देती है कि एकदम से ही गेट खुलता है और गेट की दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है किंग को आते हुए। किंग जो होता है इस बार वैंग को भी लेके आया होता है अपने साथ में, क्योंकि वो कहता है मेरे जूनियर को जो परेशान कर रहा है उसे मुझसे फाइट करनी चाहिए मेरे नाम लेके। पर शाम के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो तीनों के तीनों बाहर बारबेक्यू को एंजॉय करने आते हैं, जहाँ पे कि फैंग उसे बताता है कि अब 99 मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है जिसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे आएंगे और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फैंग मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जीतो और तुम्हारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज आए जिससे कि तुम आगे हमारी मदद कर सकते हो। स्कूल के अंदर एक मीटिंग के अंदर ये टीचर सभी बच्चों को समझा रहे होते हैं कि इस बार तुम लोगों का जो लीडर है वो फैंग पिंग होने वाला है। पर उसकी जो फैंग पिंग की टीचर थी वो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर फैंग पिंग के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो वो अपनी टीम से किसी को भी ये मार्शल आर्ट कंपटीशन ज्वाइन करने नहीं दे सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं फैंग पिंग जो होता है इस कंपटीशन को ज्वाइन करना चाहता था। उनके पास अभी 6 महीने का मौका है, क्योंकि इस बार उनकी मैजिक अकेडमी ही इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराएगी और यहीं पे सभी लोग आएंगे। इस बार उनके पास अच्छा मौका है पैसे कमाने का भी। वहीं पे फैंग पिंग जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है टीचर येन के नीचे आके। उनकी ट्रेनिंग काफी दिनों तक चलती है, जिनके अंदर उन्हें क्रिमिनल्स को भी पकड़ना होता है, तो कुछ सीनियर से कुछ समय के लिए फाइट भी करनी होती है। वो लोग अलग अलग मिशन को चुनते हैं और उनके लिए वो कम्पीट भी करते हैं। उन्हें एक वेपन भी मिलता है, एक वेपन जिसके अंदर की फैंग पिंग जो है अपने स्पीयर को 2 भागों में बांट सकता है। और साथ ही में टीचर उसे एक टेक्निक बुक भी देती है जो कि उनके प्रिंसिपल की है। ये टेक्निक बुक उसकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है। फैंग पिंग एक टेक्निक बुक देख के काफी ज्यादा खुश होता है। मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के दिन उसकी फैमिली आ चुकी थी। मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को शुरू किया जाता है। वहाँ का होस्ट आता है जिसकी की रैंक 5 होती है। वो सभी लोगों को इंतजार करने के लिए कहता है और एक एक करके अलग अलग अकेडमी के नाम पुकारने लग जाता है। वहीं पे उसकी बहन जो थी फैंग पिंग की, वो अपनी पूरी फैमिली को लेके आई थी और अपने दोस्तों को भी ये पूरी की पूरी फाइट दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ की टिकट और किसी ने नहीं बल्कि फैंग पिंग ने उन्हें भेजी होती है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि फैंग पिंग अपनी बहन को देखता है। वो काफी ज्यादा खुश भी था, पर इस बार वो मार्शल आर्ट कंपटीशन को विन करना चाहता था। उसकी बहन और साथ ही में उसके वहाँ पे साथी आ चुके थे। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फैंग पिंग इतनी जल्दी इस टीम का लीडर बन चुका है। और साथ ही में फैंग पिंग भी खुश होता है कि उसे सपोर्ट करने के लिए इसके दोस्त भी यहाँ पे आए हुए हैं। वो खुद के लेवल को अपग्रेड कर लेता है अपने सिस्टम की मदद से। तभी वहाँ पे हमें मोटू को दिखाया जाता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो लाइव करेगा और जो पैसा बनेगा वो फैंग पिंग के साथ में बांट लेगा। फैंग पिंग का ये बिजनेसमैन वाला दिमाग काफी ज्यादा अच्छा था। अलग अलग अकेडमी के वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, जिसमें से कि एक येंगडू अकेडमी होती है। और साथ ही में वो वहाँ पे बॉल चूज करने के लिए उन सभी को कहते हैं जिसकी बॉल के अंदर जो नंबर आएगा वो उसके अपोजिट वाले नंबर से फाइट करेगा। येंगडू अकेडमी का जो लीडर होता है उसके बारे में काफी ज्यादा रूमर्स है कि वो 2nd रैंक का वॉरियर है और बाकी के 1st रैंक या पीक 1st रैंक के वॉरियर हैं। एक एक करके वहाँ पे आर्मी स्कूल भी आती है। साथ ही में वहाँ पे मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और मैजिक अकेडमी के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आते हैं। होस्ट जो होते हैं उन सभी को उनके सामने रखी हुई जितनी भी बॉल्स होती हैं उन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं अपनी पावर की मदद से। वो जैसा ही ऐसा करते हैं उनके अंदर उनका क्यू नंबर होता है, जिससे कि वो एक दूसरे से फाइट करेंगे। जहाँ पे कि येंगडू अकेडमी जो है वो मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी से फाइट करेगी और आर्मी स्कूल से मैजिक अकेडमी फाइट करेगी। होस्ट सबसे पहले येंगडू अकेडमी के डेविड को बुलाते हैं और मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को, जो कि उनका लीडर भी है। डेविड जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपने अपोनेंट की हर एक अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर पा रहा था। जब उसके पास मौका मिलता है वो अपने स्पीयर की पावर का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हुए वो उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अपने अपोनेंट की तरफ फेंक देता है। ये अटैक काफी ज्यादा यूनिक था, यहाँ तक कि मैजिक अकेडमी के प्रिंसिपल जो होते हैं फॉर्मर प्रेजेंट वाले वो भी हैरान होते हैं। डेविड उसे अभी भी सरेंडर करने के लिए कह देता है, पर वो इनकार करता है, जिसपे डेविड को अपनी स्पीड और अपनी पावर को दिखाते हुए उसकी आर पार छाती के अपना स्पीयर कर देता है। उस स्पीयर को उसका अपोनेंट बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है, पर तब भी वो एक मौके का इंतजार करता है जिससे कि वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते उसके ऊपर अटैक तो करता है,
पर डेविड ने अपनी एक दूसरे ही स्पीयर से उसे वापस से हरा दिया होता है। दूसरी तरफ किंग जो है वैंग के साथ में एक डंजन में जाने के लिए तैयार हो रहा था, जिससे कि उसने प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट पहले ही ले ली थी। वहीं पे वैंग चिंता कर रहा था कि आखिरकार फैंग पिंग क्या कर रहा होगा। पर मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर होस्ट अनाउंस करता है कि जल्द से जल्द यहाँ पे फैंग पिंग को भेजा जाए। फैंग पिंग की बहन फैंग को नहीं भेजना चाहती थी, वो चिंता में थी। पर तभी फैंग आगे आता है। फैंग की पूरी फाइट को हमारा मोटू लाइव कर रहा था, जिससे कि उसके व्यूअर काउंट्स बढ़ सके। फैंग के पेरेंट्स भी उस फाइट को देख रहे होते हैं। फैंग को अपने दुश्मनों को काफी अच्छे तरीके से उकसाना आता है। वो वहां पे आके कहता है कि तुम्हारी आर्मी एकेडमी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मैं तुम सभी लोगों को अकेला हरा दूंगा। और दूसरी तरफ उसने प्रिंसिपल की मार्शल आर्ट टेक्निक को भी सीखा है। ये बात तो साफ साफ कहता है और अपनी जगह थोड़ी बहुत बदलने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा करता है तब उसका अपोनेंट थोड़ा घबरा जाता है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। पर वो माइक लेके कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस अपनी पोजीशन ही बदल रहा था। जिससे कि उसके अपोनेंट का कूल जो है वो थोड़ा गिर जाता है और उसकी बेइज्जती होती है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता तो है, पर फैंग पिंग उसके अटैक को रोक देता है। ये देख के उस अकेडमी का बच्चा हैरान था। वो अपने स्पीयर को 2 भागों में बांटता है और एक तरफ से वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे हरा देता है। और एकदम से ही वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव अटैक करता है, जिसके अंदर उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो पीछे जा गिरता है। उसका एक ही अटैक जो कि उसके टीचर ने उसे सिखाया था, उसकी मदद से उसने उस बंदे को हरा दिया होता है। वो एक अटैक में हारा था, इसलिए ऑडियंस के अंदर एक अलग सा ही उत्साह आ चुका था फैंग पिंग के लिए। फैंग पिंग का नाम पुकारा जाता है, जिसने एक ही बार में अपने दुश्मनों को हरा दिया था। अब वो बाकी के लोगों से भी खुद ही अकेला फाइट करने की बात करता है, यानी कि वो कंटिन्यूस फाइट करेगा जब तक कि वो हार नहीं जाता। इसलिए अब उनकी टीम से वो लोग एक अलग बंदे को भेजेंगे, जिसका कि डिफेंस काफी ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि फैंग पिंग ने अपने ट्रम्प कार्ड को रिवील कर दिया है, जो कि उसका वेपन था, जो कि 2 भागों में बढ़ जाता है और अपने दुश्मन का ध्यान भटका देता है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि फैंग पिंग के पास ट्रम्प कार्ड की एक पूरी बाल्टी रखी है, जिसके अंदर से वो कोई भी कार्ड कभी भी निकाल सकता है। फैंग पिंग के चेहरे पे एक अलग सी ही स्माइल थी। होस्ट ये घोषणा करते हैं कि फैंग पिंग अगला राउंड खुद ही लड़ने वाला है। तो क्या आप सभी लोग इस राउंड को देखने के लिए तैयार हैं? पर दूसरी तरफ प्रिंसिपल भी यही सोच रहे होते कि फैंग पिंग की बॉडी किसी भी पिल को जल्द ही कंज्यूम कर लेती है। इसकी बॉडी काफी ज्यादा मॉन्स्ट्रस है। अब वहां पे फैंग पिंग के सामने उसका एक अपोनेंट आ जाता है, जो कि आर्मी स्कूल से ही होता है। वो उसे फाइट करने के लिए जैसे ही आगे आता है, उसे पता चल चुका था कि इसकी लोअर बॉडी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए उसकी लोअर बॉडी पे ज्यादा अटैक करता है। उसके बावजूद भी फैंग पिंग जो होता है एक सही समय का इस्तेमाल करता है और एक मुक्के की मदद से उसे हरा देता है। जैसे ही वो उसे हरा देता है, फैंग पिंग काफी ज्यादा खुश था। होस्ट उसकी जीत की घोषणा कर देते हैं, जो कि उसकी एक उसी ही लात की वजह से हुई थी, जो कि उसने आखिरी वक्त पे मारी थी। जैसे ही होस्ट ये अनाउंस करते हैं कि फैंग पिंग अगला राउंड लड़ने वाला है, तो इसका अपोनेंट आगे आ सकता है, जिसपे आर्मी स्कूल का लीडर खुद ही आगे आके उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बिना समय को वेस्ट किए हुए वो उसे फाइट करने के लिए आगे आता है। फैंग पिंग को मौका नहीं मिलता खुद को संभालने के लिए, फिर भी वो बार बार उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि मुझे लगता नहीं है तुम भी मुझे हरा पाओगे। ये कहने के बाद में वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और हवा के अंदर वॉइड स्टेप का इस्तेमाल करता है। उसे हवा में उड़ते हुए देख के बच्चे और यहाँ तक कि टीचर और प्रिंसिपल सभी लोग हैरान होते हैं कि इसने इतने कम समय में इतनी खतरनाक टेक्निक्स को कैसे मास्टर कर लिया। फैंग पिंग की अब ऑरा को और भी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। अब वो उस लीडर से फाइट तो करता है, दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस थी। फैंग पिंग कहता है कि तुमसे फाइट करने के लिए मुझे अपनी ज्यादातर एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तुम वाकई में एक अच्छे अपोनेंट हो। पर तभी वो जो लीडर होता है वो खुद की शर्ट को फाड़ देता है और खुद की बॉडी को काफी ज्यादा मजबूत कर लेता है। ये उसकी एक सीक्रेट और हिडन टेक्निक है, जो कि उसने ज्यादातर लोगों को नहीं दिखाई है। इसकी मदद से वो फैंग पिंग को हराने की कोशिश करता है। फैंग पिंग का एक भी अटैक उसके ऊपर लग नहीं रहा था। वो खुद की एनर्जी को टाइगर में बदल लेता है, तो फैंग पिंग खुद को फ्यूनिक्स में। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। इस फाइट को देखने वाले हर एक आदमी की दिल की धड़कन तेज हो गई थी कि फैंग पिंग जीतेगा या ये आर्मी स्कूल के बच्चे जीतेंगे। दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ तक कि ऑडियंस तक उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दे रही थी। पर तभी फैंग पिंग जो होता है अपना एक आखिरी पंच मारते हुए यहाँ पे जीत जाता है। इस प्रकार उन्हें फाइनल्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें येंगडू यानी कि वो रेड ड्रेस वालों से फाइट करनी पड़ेगी, जिनका कि लीडर डेविड है।
फैंग पिंग जो होता है अपने लॉकर रूम में होता है, जहाँ पे कि टीचर येन साफ साफ इनकार कर देते हैं कि फैंग पिंग फाइट नहीं करने वाला है डेविड की टीम के सामने, क्योंकि इसने अपनी ज्यादातर पावर रिवील कर दी है और बाकी बच्चों को भी तो चांस मिलना चाहिए फाइट करने के लिए। फैंग पिंग के ऊपर टीचर येन आखिरी फैसला छोड़ देते हैं। अब फैंग जो होता है वो सोचने लग जाता है कि मैं टीचर की बात को इनकार भी नहीं कर सकता और बाकी लोगों को भी तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना ही है, तो वो उन्हें आगे जाने देने के लिए हाँ में अपना सर हिला देता है। सबकी नंबरिंग सेट हो जाती है कि किसको किससे फाइट करना है, पर ज्यादातर लोग हैरान थे कि फैंग पिंग इस बार क्यों फाइट नहीं कर रहा है। सबसे पहली बारी जाओ की होने वाली थी। पास में खड़ा होके मोटू जो होता है सबको लाइव कर रहा होता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। फैंग पिंग उन्हें जीतने के लिए कहता है। जाओ स्टेज के ऊपर जाता है, जहाँ पे कि सबसे पहले हमें डेविड की ही टीम से एक बंदे को आगे आता हुआ दिखाया जाता है। डेविड की टीम वाला बंदा काफी ज्यादा तेज दिमाग चलता है और जब जाओ अपना सर नीचे करता है उसके ऊपर एकदम से अटैक कर देता है, जिसके बीच जाओ को खुद को डिफेंड करने का एक अच्छा मौका नहीं मिल पाता और वो उस बीच इंजर्ड हो जाता है। और जब वो नीचे गिर चुका था तब भी वो बंदा हार नहीं मानता और वो जाओ के ऊपर वापस से अटैक करने लग जाता है नॉन स्टॉप। जाओ को तकलीफ होने लग जाती है, पर डेविड को भी गुस्सा आ रहा था उसे अपनी टीम मेंबर के ऊपर कि किस तरीके से फाइट कर रहा है। उसके अंदर थोड़े भी गट्स नहीं है क्या वो अपने दुश्मन से एक अच्छे से फाइट करे और लोगों को एक अच्छी फाइट दिखाए। पर दूसरी तरफ जाओ जो होता है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है सामने वाले अपोनेंट की हर एक अटैक को डॉज करने के लिए और उससे खुद को डिफेंड करने के लिए। ये देखने के बाद में डेविड खुश भी होता है कि वो बंदा तो चलो ठीक है। उसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जो जाओ का अपोनेंट होता है वो अपने स्पीयर की मदद से उसे इंजर्ड कर देता है, पर खून की बूंदों को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हुए जाओ उसके मुंह पे फेंक देता है और उसके गोटों पे एक लात मारता है। जिस बीच जाओ जीत चुका था उसका अपोनेंट हार चुका था, पर जाओ को काफी ज्यादा इंजरीज आई थी इसलिए उसे 3 महीने के लिए रेस्ट दे दिया जाता है, पर जाओ को विनर भी घोषित कर देते हैं। ये देखने के बाद में पूरी टीम की स्पिरिट हाई हो चुकी थी, पर फैंग पिंग को गुस्सा आ रहा था कि उसके दोस्तों की इतनी बुरी हालत ही क्यों कर रहे हैं। इस बार फू आगे जाता है अपनी लुओ फैमिली के अपने स्पीयर को दिखाते हुए। वो डेविड से फाइट तो करता है पर डेविड काफी ज्यादा तेज था, वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था, पर फू तब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे कुछ क्लोज कॉम्बैट के अंदर कुछ मूव्स एक्सचेंज भी कर लेता है। उसकी भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी कुछ ही समय में, पर उसकी सीक्रेट टेक्निक की मदद से वो उसे अच्छा खासा टक्कर दे पा रहा था। पर तब भी डेविड जो था उसके ऊपर ज्यादा फर्क उसे दिखाई नहीं पड़ता। होस्ट ये सारी बातें बता रहा होता है। एक मुक्का डेविड के फू मार देता है, पर तभी फू भी उसके गर्ड्स के ऊपर अपने घुटने से मारता है और अपने स्पीयर को उसकी छाती के आर पार कर देता है। पर उसके बाद में हमें यांग को दिखाया जाता है। यांग फाइट करने के लिए आगे जाती है डेविड से। उन दोनों की फाइट अच्छी खासी हो रही थी, जहाँ पे कि यांग काफी ज्यादा कमजोर तो पड़ रही थी और वो उसके गोटों पे भी मारने की कोशिश करती है, पर उसमें नाकामयाब होती है। पर वो हेड से उसके सर के ऊपर एक अच्छा खासा अटैक कर देती है। उसी बीच डेविड जो होता है उसे हवा में पाके अपने स्पीयर को आगे कर देता है, जो कि उसकी छाती के आर पार तो हो जाता है, पर तब भी यांग उसके सर पे बार बार अपने हेड से अटैक करती है और उस अटैक की वजह से वो डेविड को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। इसी वजह से डेविड को पीछे हटना पड़ता है और एक नए बंदे को आगे आना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि वैंग के साथ में एक डंजन को एक्सप्लोर कर रहा था, पर उन पे अटैक हो जाता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरी की पूरी यांगडू जो यूनिवर्सिटी होती है वो मैजिक एकेडमी के बच्चों पे भारी पड़ रही थी। उन्होंने अच्छे खासे तरीके से हमारे फैंग पिंग की एकेडमी को हरा दिया होता है। फैंग पिंग को गुस्सा आ रहा था कि वो फाइनल्स में पहुंच सकते थे, पर इनसे हारने के बाद एक और एकेडमी से उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि मार्शल आर्ट अलायंस होती है, जिससे कि यांगडू एकेडमी ने शुरुआत में फाइट की थी। वो उनसे अच्छे से फाइट करते हैं और एट द एंड जीत जाते हैं, पर उसी बीच उनके कुछ जो और प्लेयर्स थे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फैंग पिंग की बात नहीं मानी थी। टीचर भी काफी ज्यादा गुस्सा थी, पर फैंग पिंग उन्हें शांत कराते हुए कहता है कोई बात नहीं, ये वॉरियर्स हैं, वॉरियर का खून गर्म होता है, जिसपे टीचर येन को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। पर फैंग पिंग एक अच्छी खासी मोटिवेशनल स्पीच देता है और अगली बार वो जब उनके साथ मिलके लोगों से फाइट करेगा तो वो जरूर जीत के रहेगा। इस तरह की बात सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं और फैंग पिंग कहता है कि मैं तुम सबको जीत जरूर दिला के रहूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरे के पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यही बात हो रही थी, क्या मैजिक एकेडमी इस बार जीत पाएगी, क्या फैंग पिंग इस बार आगे आके फाइट करेगा। कि तभी होस्ट ये अनाउंस करता है कि फैंग पिंग आगे आ जाए उसके टीम मेंबर्स। अब जैसे उसका टीम मेंबर आगे आता है वो बॉक्सिंग चैंपियन था,
वो अपने ग्लव्स पहन के एनिमी पे अटैक तो करता है और एनिमी की टांग इतनी ज्यादा चौड़ी थी कि वो उसके नीचे से निकलते हुए पीछे से अटैक करता है। पर उस अटैक को वो बंदा जो कि डेविड की ही टीम का था वो उस अटैक को रोक लेता है और वो इस बार अपनी पावर का फुल इस्तेमाल करता है और एक से एक चक्कर काटने लग जाता है। वो इतने ज्यादा चक्कर काटता है कि उसी बीच हमारे फैंग पिंग का टीम का बंदा हार जाता है। अब वो अगले मेंबर को आगे भेजने के लिए कहते हैं। अगला मेंबर और कोई नहीं बल्कि यांग से होती है। यांग से जैसे ही आती है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बंदा उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। पर यांग से जो होती है तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब होस्ट उसे हारा हुआ घोषित कर रहा था। पर ये देख के वो हैरान थे कि यांग सब वापस से खड़ी हो चुकी है। यांग से जो होती है वो उस बंदे को देखती है जो कि पहले ही गिर चुका था क्योंकि वो संभाल नहीं पाया था खुद को। अब वही बंदा आता है जो कि बॉक्सिंग के अंदर अच्छा था। वो यांगसा से फाइट तो करता है पर यांगसा अपने काफी सारे क्लोन्स को वहां पे समन करती है और वो उसके ऊपर एक एक लात जड़ देते हैं कि तभी वो चैंपियन जो था जो कि बॉक्सिंग करता था वो उसकी टांग को पकड़ लेता है और उसे नीचे खींच देता है। वो उसे काफी ज्यादा अपनी हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके मारने वाला था कि बीच में फैंग पिंग आ जाता है। फैंग पिंग ने उसके अटैक को रोक लिया था और वो खुद उससे फाइट करेगा। इस वजह से यांग से को वहां से जाना पड़ता है। फैंग पिंग को देख के वो गुस्सा तो था पर फैंग पिंग उसके अटैक को आसानी से डॉज करते हुए काफी ज्यादा बुरे तरीके से हरा देता है। अब डेविड को खुद आगे आना पड़ता है क्योंकि उसकी पूरी टीम हार चुकी थी। उन दोनों की फाइट चल रही थी। जो इन दोनों में से जीतेगा वो फाइनल्स में जा पाएगा। अब उन दोनों की फाइट घमासान चलती है। दोनों के दोनों अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक कि होस्ट भी हैरान था कि वो इस फाइट को कैसे कवर करे क्योंकि वो इनकी फाइट को देख ही नहीं पा रहा था। फैंग पिंग के पास में तो अपना सिस्टम था। वो खुद की एनर्जी को वापस से रिप्लेस कर लेता था एक पिल की मदद से। लोगों को तो लग रहा था बस ये पिल ऐसे ही खाए जा रहा है और खुद के पेट को खराब कर रहा है। फैंग पिंग के ऊपर डेविड अटैक करता है पीछे से। फैंग पिंग के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है और वो इंजर्ड हो जाता है पर वो तब भी उससे फाइट करने के लिए तैयार था। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दूर से हमारा किंग और वैंग भी यही देख रही होते हैं कि ये पिल को सिर्फ वेस्ट कर रहा है क्योंकि पूरी पिल को कंज्यूम अच्छे से नहीं कर सकता है। पर वैंग को कुछ अलग ही लग रहा था। डेविड जो होता है अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। दोनों की फाइट हवा के अंदर हो रही थी जहाँ पे कि फैंग पिंग डेविड के अटैक को रोकते में इंजर्ड हो जाता है। अब वो अपनी एक अलग ही रेल में आ चुका था जहाँ पे कि उसका सिस्टम था उसका एकदम से ही ब्रेक थ्रू हो जाता है। जैसे ही ब्रेक थ्रू होता है उसके एक नेक्स्ट लेवल पे तो वो अलग अलग टेक्निक के बारे में सोचने लग जाता है और सभी टेक्निक को मिला के वो खुद की एक नई टेक्निक बनाता है जिसका कि नाम वो फ्लेम ड्रैगन टाइगर टेक्निक देता है। डेविड को तो लग रहा था कि वो जीत चुका है पर तभी फैंग पिंग वापस से खड़ा होता है। उसके हर अटैक को डॉज करते हुए वो उसके ऊपर अटैक करता है। सर पे एक मुक्का मार के वो डेविड को हरा देता है। वो जीत जाता है। आसपास के स्टेडियम के अंदर लोग शोर मचाने लग जाते हैं कि फैंग पिंग जीत चुका है डेविड से, यानी कि मैजिक एकेडमी जीत गई है यांगडू एकेडमी से। ये बात हैरान कर देने वाली थी। उनकी छुट्टियां पड़ जाती हैं और बाद में ये कंपटीशन जारी रहेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे जितने भी होते हैं जो कि फैंग पिंग से जुड़े थे वो वहां पे आ जाते हैं। वो फैंग पिंग के लिए खुश थे कि तभी उसी दौरान हमें मोटू को दिखाया जाता है जो कि उनकी पूरी की पूरी वीडियो को लाइव कर रहा था। फैंग पिंग उससे पैसे मांगता है क्योंकि वो उसे भी तो लाइव कर रहा था। मोटू पैसे के नाम से वहां से भाग जाता है बिना कुछ कहे। मोटू को भागते हुए देख के फैंग पिंग समझ जाता है कि ये लालची है। उसी दौरान एकेडमी के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं जो कि हील हो चुके थे। वो उससे कहते कि अगली बार उसके साथ मिलकर ही फाइट करेंगे, वो इन्हें भूल ना जाए। ये कहने के बाद में वो आगे की तरफ देखते हैं। फैंग पिंग जो होता है उन्हें नजरअंदाज कर देता है और दूसरी तरफ फैंग पिंग अपने घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे काफी दिन हो चुके थे अपने घर से दूर रहे। अब वो ट्रेन के अंदर थे। ट्रेन के अंदर उन्हें पता चलता है कि मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर फैंग पिंग को 6ठे नंबर पे रखा गया है। पर फैंग पिंग बताता है कि वो 2nd रैंक का सोल्जर यानी कि मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। ये बात जान के वो और भी ज्यादा हैरान थे कि हमारा फैंग पिंग कितना जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा है। पर फैंग पिंग कहता है कि वो वैंग को हराना चाहता है। सीनियर वैंग उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वो भी 4th रैंक के लिए तैयारी कर रहा होगा। मुझे उससे आगे निकलना है। वो जैसे ही घर पे आते हैं पूरी सिटी के अंदर फेस्टिवल मनाया जा रहा था। फैंग पिंग को देख के काफी बच्चे उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। फैंग पिंग की पूरी फैमिली वापस से रियूनाइट होती है। अगले दिन वही बंदा आता है जिसने कि चोर को पकड़ा था। वो आके कहता है कि वैंग ने
सारे पैसे तुम्हें दे दिए हैं और इसी वजह से हम तुम्हें एक घर देना चाहते हैं। सिटी के लॉर्ड भी यही चाहते हैं क्योंकि तुम मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आए हो तुम्हारी एकेडमी की तरफ से और तुम टॉप स्कोरर भी रहे हो। ये बात जान के वो हैरान था। फैंगपिंग वैंग को कॉल लगाता है। वैंग कहता है कि कोई बात नहीं, वो पैसे तुम रखो, तुम्हें जगह की जरूरत है और तुम्हें एक जगह भी चाहिए जहाँ पे कि तुम प्रैक्टिस कर सको। जिसके ऊपर फैंगपिंग वैंग से कहता है कि मैं ये आपका कर्ज उतारना चाहता हूँ, अगली बार मील देने का मौका मुझे जरूर देना। वैंग इसके लिए मान जाता है। अब वो अपने नए घर में आते हैं जो कि काफी ज्यादा आलीशान था। पूरा घर काफी ज्यादा बड़ा था। ये देखने के बाद में उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी तरह समय बीतता है और न्यू ईयर की छुट्टी खत्म हो जाती है। इस बार फैंग अपने घर पे आता है और वैंग से बात करता है। वैंग ने उसे बुलाया होता है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि नैनजिंग यूनिवर्सिटी थी। वो अपने काफी सारे दोस्तों को और जोड़ता है और वो उस यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है क्योंकि उसके दोस्त भी वो यूनिवर्सिटी देखना चाहते थे। जैसे ही वो गेट के पास आते हैं वो सीनियर वैंग को कॉल लगाता है। पर दूसरी तरफ गेट कीपर जो होता है दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को देख के हैरान था कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के है ही नहीं। पर तभी सीनियर वैंग आते हैं। सीनियर वैंग आके फैंगपिंग से मदद मांगते हैं। जैसे कि उसने अपनी मैजिक एकेडमी के अंदर शुरुआत में जो हंगामा खड़ा किया था उसे भी वही हंगामा यहाँ पे खड़ा करना है क्योंकि यहाँ के बच्चे अपने इस सारे रिसोर्स को ग्रांटेड लेते हैं। कितनी मेहनत लगती है इसके लिए उन्हें ये बात नहीं पता है। वो चाहता है कि फैंगपिंग उसकी मदद करे उन्हें और उनकी असली जगह दिखा दे नैनजिंग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बच्चों की। फैंगपिंग शुरुआत में तैयार नहीं होता पर वैंग उसे रिवॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी बच्चे भी तैयार होते हैं। साथ ही में वैंग उन्हें यह भी बताता है अगर वो मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों से फाइट करेंगे तो उन्हें अलग वॉरियर से फाइट करने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इस बार फैंगपिंग जो होता है अपने टीचर येन को कॉल लगा के बताता है कि वो नैनजिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से फाइट करने वाले हैं। टीचर येन को अब ये बात जब पता चलती है वो उन्हें 50 ब्लड पिल और भेजने का वादा करते हैं क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी की टेंशन रखते हैं। उन्हें ताकतवर वो कुछ समय के लिए बनाना चाहते हैं। ये बात सुन के फैंगपिंग खुश होता है और ये बात जान के कि उसे और ब्लड पिल मिलने वाली है और भी ज़्यादा खुश था। टीचर बाई आके उन्हें वो पिल्स दे देती है। वो पिल्स लेने के बाद में वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं पर उससे पहले उन्हें ये बात जाननी पड़ेगी कि उनके अपोनेंट से कौन कैसे क्या फाइट करने वाला है। टीचर बाई उन्हें कहती है कि मैं ज़्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि मुझे एक डंजन के अंदर एक एक्सपीडिशन पे भी जाना है, तो जल्द से जल्द जो भी तुम्हारी टूर्नामेंट है इसे जल्द से जल्द खत्म करना। वैंग वहाँ पे आके बताता है कि जो कोई भी यहाँ पे हारेगा उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज है परचेज करने की पावर को और भी ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। उनके लिए 10% उनकी रेट इंक्रीज कर दी जाएगी। एक एक करके स्टूडेंट सब आगे आते हैं फाइट करने के लिए पर वो जैसे ही आते हैं वो वैसे ही हार जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट हो चाहे सेकंड रैंक का स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि 4th ईयर के स्टूडेंट भी वहाँ पे हार रहे होते हैं। फैंगपिंग जैसे ही स्टेज पे आते हैं सभी बच्चों से देख के समझ जाते हैं कि ये टॉप स्कोरर रह चुका है अपनी सिटी का। साथ ही में ये मैजिक एकेडमी के 99 टूर्नामेंट में भी फर्स्ट आया होता है। एक लड़की उससे फाइट करने आती तो है पर फैंगपिंग उसका मजाक उड़ाता है, उसके नाम का भी और उसके शरीर का भी, और वो वहां से भागने लग जाता है। लड़की को समझ में आ जाता है कि ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि मुझसे पिट सकता है, पर फैंगपिंग भागते भागते खुद का मुंह मोड़ता है और एक मुक्का उसकी छाती पे दे मारता है। जैसे वो ऐसा करता है लड़की दूर जाके गिरती है और वहां से भाग जाती है शर्मिंदा होके। अब एक एक करके बाकी के स्टूडेंट्स भी आते हैं पर उनकी भी बेइज्जती करते हुए उन्हें हराने लग जाता है। सभी बच्चों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर फैंगपिंग तो खुश था क्योंकि उसे ये करने में काफी ज्यादा मजा आता है। पर दूसरी तरफ गाओ नाम का एक स्टूडेंट आगे आता है जिससे कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है फाइट के अंदर, साथ ही में वो सेकंड रैंक की पीक पे भी है। वहीं पे फैंगपिंग उससे फाइट करने का तैयार हो जाता है अपने वेपन को नीचे रख के पंच टू पंच, क्योंकि वो एक बॉक्सर है। वो जैसे ही उससे फाइट करता है दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है और क्लोज कॉम्बैट के अंदर होती है। फैंगपिंग जिसे कि अभी तक स्पीड से फाइट करने का एक्सपीरियंस था वो पहली बार पंचेस से फाइट कर रहा था, इसलिए वो गाओ को अच्छी टक्कर नहीं दे पा रहा था। पर दूसरी तरफ गाओ के जो फादर है वो आर्मी में रह चुके थे, उसे शुरुआत से ही एक अच्छी ट्रेनिंग मिली है। उसके बावजूद भी फैंगपिंग जो होता है उससे फाइट करने लग जाता है। वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था, एक के बाद एक मुक्के मार रहा था। सारे बच्चे ये देख के हैरान थे कि फैंगपिंग ऐसे फाइट कर रहा है। लास्ट के अटैक के अंदर फैंगपिंग बड़ी ही मुश्किल से जीत जाता है और वो अपना सर ही सर उस गांव के मारने लग जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है पर वो उसे हरा देता है। पर बीच में अब वैंग आ जाता है। वैंग फैंगपिंग को रोकते हुए कहता है कि फैंगपिंग तुमने बहुत कर लिया, जो कोई भी बच्चे हारे हैं वो यहाँ से चले जाएं सिर्फ गांव को छोड़ के, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे पढ़ने के लायक नहीं हो, तुम सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। ह्यूमैनिटीज को फैंगपिंग जैसा बंदा चाहिए ना कि तुम्हारे जैसा। वैंग काफी ज्यादा खुश था। अगले दिन फैंगपिंग अपनी यूनिवर्सिटी में आता है जहाँ पे कि वो किंग से मिलता है। किंग जो होता है अपने लेवल के सभी बच्चों को एक एक करके हरा
रहा होता है बेफालतू में। जो उससे फाइट नहीं भी करना चाहता है वो उसे भी पीटता है। अब जैसे ही फैंग पिंग आगे आता है वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था, पर तभी बीच में टीचर लुओ आ जाती है जो कि फैंग पिंग के टीचर है। वो किंग को पीटते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नुकसान करने के लिए इसकी भरपाई करनी होगी। फैंग पिंग उसके हाथ में एक बिल थमा देता है। अब वही टीचर लुओ जो होती है फैंग पिंग को उसका पीछा करने के लिए कहती है। फैंग पिंग उनके पीछे जाने लग जाता है किंग की ऐसी हालत देख के कि उसकी ना हो जाए। उसे एक चैम्बर में लेके आती है जहाँ पे कि ग्रेविटी फोर्स को बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बच्चों को भेजा जाता है। यहाँ की रकम काफी ज्यादा महंगी होती है, 1 घंटे इस्तेमाल करने के लिए 1 मिलियन रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पे। इस वजह से टीचर लुओ भी उसकी मदद करने के लिए थोड़ी तैयार हो जाती है और उसे यहाँ पे 5 घंटे बैठाने का वादा करती है। वो यहाँ पे जब 5 घंटे बैठेगा तब वो अपनी 3rd रैंक को ब्रेक थ्रू कर पाएगा। वो जैसे ही वहाँ पे आता है उस चैम्बर के अंदर उसे एनर्जी महसूस होने लग जाती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर अपने आप ही जा रही होती है। उसका ब्रेक थ्रू लेवल 3 तक हो जाता है। टीचर लुओ ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि कैसे फैंग पिंग ने सारी एनर्जीज को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया होता है मेंटल एनर्जी से। क्या पता ये आने वाले टाइम में मास्टर भी बन सकता है। फैंग पिंग बाहर आके कहता है कि मास्टर ये काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं इसमें और समय के लिए जाना चाहता हूँ, पर उसके पास पैसे नहीं होते। प्रिंसिपल को ये बात पता चलती है कि टीचर बाई आने वाली है एक्सपीडिशन से, साथ ही में उन्हें रैंक 2 के सोल्जर्स को भेजना पड़ेगा जितने भी उनके अकेडमी के अंदर मार्शल आर्टिस्ट हैं डंजन के अंदर, जिससे कि उन्हें एक्सपीरियंस मिले और इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं। अब हमें फैंग पिंग को दिखाया जाता है जो कि रात में यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहा था। यांगशी आती है और उससे पूछती है कि टीचर बाई कहाँ पे है। जोर से एक सायरन बजता है। पीछे से एक गेट के पास से 2 बसेज आती हैं और कुछ एम्बुलेंस जिसके अंदर अलग अलग वॉरियर होते हैं। टीचर बाई भी निकल के आती है। टीचर बाई को देख के वो खुश थी कि वो जिंदा तो है, पर उनका एक हाथ कट चुका था। ये देख के वो दुखी हो जाती है। टीचर बाई के पास वो जाती है रोते हुए। प्रिंसिपल और बाकी के टीचर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो ये देख के खुश थे कि कुछ टीचर्स तो जिंदा है। वो उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं इस सिटी को और इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए और यहाँ तक कि ह्यूमंस को भी। सभी बच्चे हैरान थे कि आखिरकार यहाँ पे बात क्या चल रही है। टीचर बाई जो होती है उसे टीचर लुओ के अंडर भेजने के लिए बात करते हैं क्योंकि वो उसे और समय तक नहीं पढ़ा सकती है। टीचर लुओ शुरुआत में मना कर देती है कि क्योंकि वो उसे नहीं पढ़ा सकती है क्योंकि उसके पास पहले से ही स्टूडेंट है। एक लंबे बालों वाला आदमी आता है और कहता है कि हमने इस पर जीत हासिल कर ली है, सभी इंसान सुरक्षित हैं। ये बात जान के टीचर सभी बच्चों को वापस अपने डोरम्स में जाने के लिए कहता है और कल के दिन वो फ्यूनरल में सबको आने के लिए कहता है। फैंग पिंग हैरान था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये डंजन क्या है, ये लोग जाते कहाँ हैं, ये आखिरकार हो क्या रहा है, हम किनसे फाइट करते हैं जो कि इतने ताकतवर है कि वो टीचर्स को भी हरा देते हैं। सभी बच्चे फ्यूनरल में होते हैं। फैंग पिंग खुद से वादा करता है कि वो इतना ताकतवर बनेगा कि जब इन लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनका साथ दूंगा। अगले दिन टीचर बाई जो होती है उन्हें बताती है कि कैसे डंजन जो है वो इस दुनिया के अंदर 800 साल पहले आए थे, जब कुछ माउंटेन्स के अंदर प्लेट्स का खिसकना हुआ था, तब कुछ ग्रैक्स जो होते हैं वो जनरेट हुए जिनकी वजह से हम एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे इंसानों ही जैसे लोग हैं, पर वो हमारी तरफ काफी ज्यादा हॉस्टिल है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनके प्लेनेट के ऊपर ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से वो ताकतवर हो सकते हैं। साथ ही में उनके प्लेनेट पे हमारी पृथ्वी से ज्यादा काफी ज्यादा ही लोग हैं, इसी वजह से हम उनके सामने हार सकते हैं। इसलिए हमें उनसे फाइट करनी होती है खुद के बचाव के लिए। ये क्रैक्स जो हैं 2 दुनियाओं को जोड़ते हैं, पर पता नहीं ये कब तक जोड़ते रहेंगे। पर अगर एक बार वो लोग यहाँ पे आ गए तब हमारा यहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हम उनसे फाइट करते हैं और उनसे हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम अपने लोगों को बचा सकें। उनके पास ऐसे रिसोर्सेज है जिससे कि वो पावरफुल बनते हैं। वहीं पे टीचर लुओ जो होती है यांगशी को पढ़ाने के लिए मान जाती है क्योंकि टीचर बाई ने रिक्वेस्ट की थी। टीचर लुओ चाहती तो नहीं थी, फिर भी उसे पढ़ाने का वादा कर देती है और उसे कुछ समय बाद मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे और भी टेक्निक सिखाने वाली है। टीचर बाई चली जाती है। यांगशी दुखी होती है। फैंग पिंग टीचर लुओ को यांगशी के लिए थोड़ा काइंड बनने के लिए कहता है, पर दूसरी तरफ वो उसे एक मिशन दे देती है जो कि उसे पूरा करना पड़ेगा, तब उसे और पैसे मिल सकते हैं और वो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स वाले उस कमरे के अंदर जा सकता है। फैंग पिंग काफी ज्यादा खुश होता है। टीचर जो होती है उसे एक लेटर पकड़ाती है और एक स्क्रोल। सबसे पहले उसे ये लेटर जो है एक बंदे को देना पड़ेगा, उसी के ही बाद में वो इस स्क्रोल का इस्तेमाल कर सकता है। फैंग पिंग हैरान था कि एक लेटर को ही डिलीवर करना है और मैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स वाले रूम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। टीचर लुओ ये लेटर आज ही रात में उस बंदे को देने के लिए कह देती है।
यहाँ पे फैंग पिंग इस मिशन को पूरा करने के लिए मान जाता है। उसे पता नहीं था कि इस लेटर में क्या लिखा है। वो उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और ये स्क्रोल पकड़ा देता है। वो बंदा भी ये समझ जाता है कि ये स्क्रोल जरूर ही उसे कोई मिशन पूरा करने पे ही मिला होगा, वरना ये ऐसे ही थोड़ी ना किसी को मिल जाता है। इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट लिखे हुए हैं, इसलिए उसे कहता है कि वो मिशन तुम्हारे लिए खतरनाक होगा जो कि तुम इस स्क्रोल के लिए पूरा कर रहे हो। पर फैंग पिंग तो सिर्फ एक लेटर ही तो डिलीवर कर रहा है। वो शॉप ओनर कहता है एक बार तुम वो लेटर डिलीवर तो करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये बात सुन के वो रात में अपने कुछ दोस्तों को लेके जाता है और वो फू के हाथों वो लेटर डिलीवर कराने की बात करता है। फू उस बंदे को देखता है कि जिससे कि लेटर डिलीवर करना है वो टीचर लुओ का ही हस्बैंड होता है। वो उसे जाके वो लेटर दे देता है। वो उससे पूछता है कि लेटर कौन लेके आया, जिसमें फू जो होता है वो हमारे फैंग पिंग को बाहर बुलाता है। फैंग पिंग बाहर आके कहता है कि आपकी वाइफ ने आपकी बेटी की वजह से ही दिया है। वो गुस्से में उसे दूर फेंक देता है। फू ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, वो इतना ज्यादा क्यों बोलता है। उनकी बेटी मर चुकी है। वो उसे पूरी कहानी बताता है कि ये टीचर लुओ के हस्बैंड है और इनकी बेटी कुछ साल पहले जब वो एक डंजन के अंदर गए थे एक्सप्लोर करने के लिए, तब उनकी बेटी के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसे बचा नहीं पाए और उसकी मौत उसी ही डंजन में हो गई थी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर दूसरी तरफ फैंग पिंग जो होता है वापस से ताकतवर बनने की ठान लेता है। रूम के अंदर वो उन्हीं एनर्जी पार्टिकल्स को कंज्यूम कर रहा था शॉप ऑनर, यहाँ तक कि टीचर लो का हस्बैंड भी उसे ये करता हुआ देख रहे थे। ये इस तरह की ट्रिक सिर्फ लेवल 6 के वॉरियर ही कर सकते हैं, पर ये फैंग पिंग भी कर पा रहा है। आने वाले टाइम में एक मास्टर रैंक का वॉरियर भी बन सकता है। हमें इसके ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर जनरेशन फैंग पिंग जैसे ही म्यूटेटेड वॉरियर की रही तो आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी जरूर ही कॉन्कर कर लेगी वर्ल्ड को। ह्यूमैनिटी को कॉन्कर करते हुए वर्ल्ड का नाम सुनते ही फैंग पिंग खुश हो जाता है। पर टीचर लुओ उसे और भी ज्यादा हाई रैंकिंग टेक्निक सिखाती है जिससे कि वो उन डंजन के अंदर अच्छे से रह सके। अब टीचर जो होते हैं उन्हें डंजन की गेट के पास लेके जाते हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं उन्हें एक अच्छी खासी स्पीच देते हैं और खुद का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। खासकर फैंग पिंग को अपनी पूरी टीम का ध्यान रखने के लिए ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट आया था स्कोर के अंदर फ्रेशमैन टीम में। अब वहीं पे टीचर येन जो होते हैं उन्हें डंजन के गेट के पास लेके जाते हैं और उन्हें ऑर्डर देते हैं कि खुद को जिंदा बचाए रखने की पूरी कोशिश करना। हम सभी लोग चाहते हैं कि तुम सभी जिंदा बच के आओ। गेट को एक लेटर के द्वारा खोला जाता है। उस गेट के खुलते ही जैसे ही वो अंदर जाते हैं, अंदर एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है जहाँ पे कि मिशन उनके सामने रखे हुए थे और साथ ही में वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर भी होता है जहाँ पे कि लूट किए गए हुए वेपन्स को आपस में बेचा जाता है और खरीदा जाता है। वहीं पे एक टीचर आते हैं जो कि उन्हें उस बाकी जगहों पे जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले उस पोर्टल के पास जाना पड़ेगा जिससे कि वो दूसरी दुनिया में जा सके। उन्हें वो लेके जाने लगता है। सामने एक सर्कल होता है जो कि रेड कलर से ग्लो कर रहा था। फैंग पिंग अपना हाथ डालता और चिल्लाता है। सभी बच्चों को डर लगने लगता है, पर वो कहता है ये तो मैं नाटक कर रहा था। उसी वक्त एक लड़की आकर उसे एक लात मारती वो अंदर जाके गिरता है। अंदर एक बहुत ही बड़ी लेंथ वाली जगह होती है जो कि पूरी की पूरी एनर्जी से घिरी हुई थी। टीचर ये बताते हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए 2 अच्छे खासे ताकतवर वॉरियर की जरूरत पड़ती है, पर इस बार 2 वॉरियर से भी ज्यादा लोगों की एनर्जी इसे खोले रखने में लगती है। ऐसा लग रहा है कि जरूर आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होने वाला है। वो सभी बच्चों को इस रास्ते को जल्द ही पार करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है। वो लोग एक एक करके उस रास्ते को पार करते हैं और अपने सामने एक वॉरियर को देखते हैं। वो वॉरियर हट्टा कट्टा लंबा था टीचर येन से भी। टीचर येन उसे उनसे मिलाते हैं जो कि यहाँ पे काफी समय से रह रहा है। वो उन्हें बाहर लेके आता है जो कि एक सिटी होती है। ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मैजिकल पार्टिकल्स पिछली दुनिया से काफी ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ के लोग ताकतवर हैं। इस बेस के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, यानी कि पहले ये सिटी हुआ करती थी, अभी इसकी रखवाली करते हैं। उन्हें ये जगह प्रोटेक्ट करनी होती है चाहे वो कैसे भी करें। इसलिए वो सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें खुद की सुरक्षा पे पहले ध्यान देना है, एक दूसरे से अलग नहीं होना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे दोस्त को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि अगर तुम खुद के बारे में सोचोगे तो तुम आखिरी में मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क काम आता है, ना कि तुम खुद पे पूरे तरीके से डिपेंड रह सकते हो। टीचर इन उन सभी को बाहर लेके जाते हैं किसी एक और यहाँ पे रह रहे टीचर के द्वारा। वो टीचर यहाँ पे काफी बार आ चुका था। वो बताता है कि यहाँ पे होने वाली फाइट की वजह से हम यहाँ से वॉरियर को भी नहीं ले जा पाते हैं, हमें उन्हें यहीं पे दफनाना पड़ता है। यहाँ की सिचुएशन अभी पहले से ज्यादा खराब है। वहीं पे टीचर जो होते हैं वो फैंग पिंग को टीम के साथ ही रहने का ऑर्डर देते हैं और उन्हें एक अच्छी खासी लूट करने के लिए कहते हैं। अगर उन्हें ताकतवर बनना है तब उन्हें इन लोगों से फाइट करनी ही पड़ेगी, चाहे उनकी जान खतरे में ही क्यों ना पड़ जाए। तभी वो वैंग जैसे अपने सीनियर को हरा सकते हैं और ह्यूमैनिटीज को बचा सकते हैं। अपने
अपने घर पे अपनी एक फैमिली भी है। अगर ये लोग इस पोर्टल को पार करके दूसरी दुनिया में आते हैं तब वो हमारी फैमिली के लिए खतरा बन जाएंगे, इसलिए हमें यहीं पे रुक के इनसे सामना करना पड़ता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़े? फैंग पिंग अब इधर से उधर अपने साथियों के साथ में घूमने लग जाता है। सामने बहुत बड़ा जंगल होता है। टीचर को फिक्र थी कहीं कोई बच्चा खो ना जाए, वही ऐसा ही होता है। फैंग पिंग खो चुका था। वो टीचर को ये बात बताते हैं। टीचर ये बात सुन के हैरान थी कि फैंग पिंग गायब हो चुका है। फैंग पिंग अब एक घास के मैदान में आता है जहाँ पे कि एक बंदा उसके ऊपर अटैक करता है जो किसी प्लेनेट का रहने वाला था। वो उसके अटैक को डॉज करता है और उससे फाइट करने लग जाता है। फाइट के दौरान फैंग पिंग को पता चलता है कि इसे यहाँ की ज्यादा समझ है, उसके बावजूद भी वो उसे हरा देता है। उसके गले के पास में एक लॉकेट था। वो उस लॉकेट को तोड़ता है जिसपे कि 3 निशान बने हुए थे, यानी कि 3rd रैंक का वॉरियर हो सकता है। उसके पास में एक लूट भी थी। वो उसे इकट्ठा करता है पर उसके साथी वहां पे आ जाते हैं। उसके साथियों को महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान है जो कि दूसरे ग्रह से आया है। अब वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। फैंग पिंग भागने की कोशिश तो करता है पर उस पर अटैक करने लग जाते हैं। उसके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि फैंग पिंग उन्हें अच्छे से डॉज भी नहीं कर पा रहा था। उसके बावजूद भी वो अब एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहां से कि उसका जिंदा बचना शायद से नामुमकिन होगा, इसलिए वो सामने के ही सामने भगा जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त आके उसे बचा लेंगे पर ऐसा होता नहीं है। वो जंगल के अंदर अब आ चुका था। वो घने जंगलों की तरफ ही बढ़े जा रहा था और वही टीचर भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फैंग पिंग कहाँ पे है, वरना टीचर लुओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। फैंग पिंग एकदम से एनर्जी ब्लास्ट करता है। उतनी ही देर में एक टाइगर आ जाता है जो कि 8 रैंक के वॉरियर से भी ज्यादा पावरफुल है। वो जैसे ही वहां पे आता है वो उन सभी वॉरियर्स को हरा देता है एक ही बार में। वो वॉरियर्स एक ही बार में मारे जाते हैं। फैंग पिंग को तो लग रहा होता है कि कहीं ये टाइगर जो है उन लोगों की जगह अब मुझे भी ना मार दे। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था पर वो टाइगर उसे छोड़ देता है। वो टाइगर उसे छोड़ देता है। ये बात जान के फैंग पिंग हैरान था कि उसे मेरी तरफ से और क्या चाहिए होगा। फैंग पिंग को वो सूंघता है। उसके अंदर से उसे काफी ज्यादा एनर्जी की खुशबू आ रही थी। वो उसे क्रिस्टल खिलाता है। उसे क्रिस्टल खिलाने के बावजूद भी वो टाइगर उसे जाने से इनकार कर देता है। वो टाइगर अपनी जगह पे आता है। फैंग पिंग उन लोगों की लूट की हुई चीज़ों को उसी टाइगर को खिलाता रहता है जो कि एनर्जी क्रिस्टल होते हैं। वो टाइगर तो उसे कहीं दूर भी नहीं जाने दे सकता है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि अब वो उसकी एनर्जी को भी सोख रहा था। टीचर लोग जंगल के आसपास घूमते हैं। उन्हें यही डर लग रहा था कहीं वो घने जंगल के अंदर ना चला जाए, वरना उस जानवर से फाइट करना तो इंसानों के लिए भी मुश्किल है। फैंग पिंग तो ऐसे ही मारा जाएगा, पर हकीकत कुछ और थी। फैंग पिंग को वो टाइगर ऐसे ही जिंदा छोड़ देता है और वो पास के ही एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है। वो सो रहा होता है। फैंग पिंग को लगता है कि वो यहाँ से बच के निकल सकता है। उसके पास ये सही चांस है कि वो टाइगर जब तक सो रहा है वो चुपचाप निकल जाए। वो धीरे धीरे कदम करके आगे बढ़ाता तो है कि तभी कुछ और वॉरियर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पर वो उन लोगों को यहाँ पे लूट करते हुए ले आता है उसी टाइगर के पास में। वो वॉरियर को जब पता चलता है कि वो एक ट्रैप में आके फंस चुके हैं, टाइगर उतनी ही देर में उन्हें खत्म कर देता है। अब फैंग पिंग जो होता है उन सभी के सामानों को लूटने लग जाता है। वो वहाँ पे कुछ नकाब पहने हुए लोगों को नोटिस भी करता है, पर दूसरी तरफ कुछ और वॉरियर्स को वो वहाँ पे वापस से लूट करते हुए उसे टाइगर के पास ले आता है। उसे डर लग रहा था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है क्योंकि उसे यहाँ से जिंदा बच के ही निकलना पड़ेगा, वरना वो उस टाइगर के हाथों मारा जाएगा। टाइगर जो होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है कि वो क्या कर रहा है। फैंग पिंग धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा होता है यहाँ से निकलने के लिए। वो टाइगर को धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी रोजाना के तौर पे दिया करता था और उन वॉरियर को जिन्हें कि वो ट्रैप में फंसाता था उनके इक्विपमेंट्स को वो लूट लेता था। उसके पैसे काफी बढ़ तो गए थे पर उसे 200 मिलियन कॉइन की जरूरत और थी अपने लेवल अप करने के लिए, इसलिए अब उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो भागने की कोशिश तो करता है पर वो उसमें नाकामयाब हो जाता है क्योंकि टाइगर किंग ने उसे पकड़ लिया होता है, इसलिए उसे वापस से उसके लिए काम करना पड़ता है। उसकी जिंदगी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं पे टीचर लोग उसे काफी दिनों से ढूंढ रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है। पूरी की पूरी मैजिक एकेडमी के टीचर वहां पे आ चुके थे उसे बचाने के लिए। वो ढूंढने लग जाते कि आखिरकार फैंग पिंग उन्हें कहाँ मिलेगा। उनकी रोजाना के तौर पे ड्यूटी लगती थी। फैंग पिंग वापस से बचने की कोशिश तो करता है पर तभी वापस से वो टाइगर और वो एनिमीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर बचते बचाते वो अपने बेस पे आ जाता है। टीचर येन ने उसे बचा लिया होता है। कुछ एनिमीज उनके ऊपर अटैक तो करते हैं पर वो उनको हरा देते हैं। टीचर येन जो होते हैं वो एक एक करके उन 3 एनिमीज के हाथ और पांव एक एक करके तोड़ देते हैं। वो उन्हें अधमरा बना देते हैं और साथ ही में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि आने वाले टाइम पे उनके बेस के ऊपर अटैक होने वाला है। फैंग पिंग उन्हें इक्विपमेंट दिखाता है जो कि उसने जंगल के अंदर लूटी थी। इस तरह की लूट देख के वो सभी लोग हैरान थे कि फैंग पिंग ने आखिरकार इतने सारे लोगों को हरा कैसे दिया। वो तो अभी 3rd रैंक के पीक स्टेज पे
पे ही है। पर दूसरी तरफ बाकी के टीचर हैरान होते हैं कि आखिरकार इसने ऐसी लूट कैसे की। पर टीचर लोगों को गुस्सा आ जाता है कि फैंग पिंग आखिरकार इतनी बड़ी नादानी कैसे कर सकता है। वो आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सेवियर साबित होने वाला है, उसके बावजूद भी ये कितना ज्यादा बेवकूफ है। पर फैंग पिंग जो था पूरे पट्टियों में लिपटा हुआ था। वो उन्हें बताता है कि उसे कैसे क्या इनकाउंटर हुए। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कि व्हाइट नकाब पहने हुए थे, वो हमारी ही सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। ये बात जान के सभी लोग हैरान होते हैं। वो जल्द से जल्द एक बटालियन को वहां पे लेके आते हैं जो कि उन लोगों से इस सिटी को बचा सके, क्योंकि यहाँ पे शायद से एक फुल स्केल अटैक भी हो सकता है। वो सभी लोगों को रेडी करते हैं और उन्हें एक ऐसी पिल देते हैं जिसकी मदद से उनकी एनर्जी कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है कुछ समय के लिए, जिससे कि वो इस सिटी को प्रोटेक्ट कर सके और हमारी फ्यूचर जनरेशन को बचा सके। फैंग पिंग इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता था, पर फैंग पिंग को टीचर लुओ मना कर देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। उसके बाकी के साथी उस फाइट के अंदर हिस्सा लेने वाले थे। उसके साथी खुश थे कि उन्हें मौका मिलेगा ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि उन्हें एक वॉरियर की तरह मरने का मौका भी मिलने वाला है इस बैटलफील्ड के अंदर। फैंग पिंग ये नहीं चाहता था, वो अपने साथियों की मदद करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसमें उसकी जान भी क्यों ना चली जाए। पर टीचर लोग और सारे के सारे उसके दोस्त मना करते हैं क्योंकि वो पहले ही उन लोगों से भिड़ के आ चुका है, उसने मदद कर दी है जितनी वो कर सकता था। अब एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉरियर्स जो होते हैं उनकी सिटी के अंदर आने लग जाते हैं। फैंग पिंग चाहता था कि वो भी बाहर जाके फाइट करे, पर तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है कि उसके पास गवर्नर आते हैं, उसे एक स्पीयर देते हैं। वो स्पीयर देते हुए वो कहते हैं कि तुम इसकी मदद से फाइट कर सकते हो। इसका मतलब है कि फैंग पिंग भी अब इस फाइट के अंदर हिस्सा लेने वाला है। कुछ और भी बच्चे वहां पे आते हैं इस सिटी को बचाने के लिए। फैंग पिंग एक ब्रेक थ्रू कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर उन पैसों की मदद से। उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी के साथ में हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें किंग को दिखाया जाता है। किंग भी यहाँ पे फाइट करने के लिए आ चुका था। किंग जो था अपने साथ में काफी और भी लोगों को लेके आया था इस फाइट के अंदर हिस्सा लेने के लिए अपनी एकेडमी से, और वहीं वो लोग भी उनके साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टीचर ये इन्होंने फाइट करने से मना कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी इनएक्सपीरियंस है, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। पर उसके बावजूद भी अब उन्हें उनके साथ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज स्केल अटैक होने वाला है। फैंग पिंग के साथ में यांगशी भी आती है। वो बाहर वहाँ पे फ्रंट लाइन पे आते हैं। काफ़ी सारे लोग उनकी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे जो कि रैंक 3, 4, 5, 6 के सोल्जर थे। वो उन सभी से फाइट करने के लिए आगे जाते अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए पिल को तोड़ देते हैं। एनर्जी काफ़ी गुना बढ़ चुकी थी। काफ़ी सारे वॉरियर उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे इस ही प्लेनेट के। इसी वजह से वो साथ मिलकर उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। अब पलड़ा जो होता है वो इंसानों की तरफ ज़्यादा झुक चुका था, यानी कि फैंग पिंग की टीम के साइड में। पर तभी उन्हें और भी ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब वहाँ पे 8 रैंक के वॉरियर्स आ जाते हैं फाइट करने के लिए। 8 रैंक के वॉरियर जैसे ही वहाँ पे आते हैं सभी लोगों के लिए मुसीबत यहाँ पे बढ़ जाती है। पर तभी बीच में आ जाता है किंग उन लोगों को बचाने के लिए, और किंग जो होता है उस वॉरियर से फाइट करने लग जाता है अपने जूनियर्स को बचाते हुए। वो भी उसका जट के सामना करने की कोशिश करता है, पर शायद से वो उसके सामने भी कमजोर पड़ रहा था। बाकी के जितने भी टीचर्स होते हैं वो सभी वॉरियर से फाइट कर रहे होते हैं। एक 8 रैंक के वॉरियर का ध्यान किंग आसानी से भटका देता है। एक लेजर का इस्तेमाल करते हुए वो उसके ऊपर वो चला देते हैं। इस वजह से वो 8 रैंक का वॉरियर वहीं पे मारा जाता है। साथ ही में उसके विस्फोट में पास में आने वाले और भी वॉरियर्स, तभी वहां पे 8 रैंक के और भी ज्यादा वॉरियर आ जाते हैं जिसके अंदर की एक लायन जैसा दिखने वाला ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर भी होता है। अब उनकी टीम और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। टीचर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं। टीचर के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। होते ही देर में लेजर को वापस से ट्राई करने की कोशिश की जाती है, पर शायद से वो लेजर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फैंग पिंग को लगने लग जाता है कि शायद से वो ये वाली लड़ाई हार ना जाए। उनके टीचर अपनी पूरी कोशिश तो कर रहे हैं पर वो उनके सामने कमजोर पड़ने लग जाते हैं। फैंग पिंग उनकी मदद करना चाहता था पर किंग बीच में आकर उसे रोक लेता है। होते ही देर में वहां पे एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट जैसे ही होता है वहां पे एक वॉरियर 8 रैंक का मारा जाता है। वो विस्फोट करने वाले और कोई नहीं बल्कि उनकी एकेडमी के लीडर्स होते हैं। साथ ही में उनके साथ आए थे उनकी एकेडमी के टॉप ईयर के स्टूडेंट भी। वो उन सभी लोगों के साथ में मिलकर फाइट करने लग जाते हैं। सामने हमें दिखाई पड़ता है कि वो सारे लीडर काफी ज्यादा ताकतवर थे। वो उन 8 रैंक के लीडर्स को आसानी से हरा पा रहे थे, पर उनके बीच में जो लायन जैसा दिखने वाला बंदा होता है वो खुद के पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है बड़ी ही आसानी से। इसलिए मैजिक एकेडमी के हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसे हराने के लिए।
वो इस चीज़ के लिए तैयार तो नहीं होते हैं, पर अगर वो इस फ्यूचर जनरेशन को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और खुद की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बाहर निकाल देते हैं। वो ऐसा जैसे ही करते हैं उनका शरीर एकदम से विस्फोट हो जाता है, पर वो उससे पहले उस टाइगर किंग को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो भी उस विस्फोट के बीच में पड़ जाता है। उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकराती है, जिसके अंदर हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल भी मारे जाते हैं, पर साथ ही में वो अपने दुश्मन को भी ले ढलते हैं। ये जैसे ही ऐसा होता है, सारे बच्चे ये देख के काफ़ी ज़्यादा उदास पड़ जाते हैं कि उनके फॉर्मर प्रिंसिपल को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ा हम लोगों को बचाने के लिए। इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।